प्रिय विद्यार्थियों, आइए बीपीएससी श्रृंखला के इस दूसरे वीडियो में आपका स्वागत है। देखिए, पिछले वीडियो में मैंने आपको बताया था, मैंने आपको बीपीएससी के बारे में, बीपीएससी की परीक्षा के बारे में, उसकी उम्र सीमा, नोटिफिकेशन, उस सब बातों की चर्चा की थी और फिर तैयारी की रणनीति के बारे में चर्चा की थी। उसी वीडियो में मैंने आपको वादा किया था कि अगले वीडियो में मैं बीपीएससी का प्रश्न पत्र लेकर और उसके साथ आपको पढ़ाई कैसे करनी है, कैसे पढ़ना है, किसी टॉपिक को लेकर मैं आपके साथ संवाद करूँगा। आइए, तो इसी उद्देश्य से इस दूसरे वीडियो में हम लोग प्रवेश करते हैं। सबसे पहले आप दो चार प्रश्न सुनिए। ये बीपीएससी के पूर्ववर्ती परीक्षाओं में आए हुए प्रश्न हैं। जैसे 65वीं बीपीएससी के दो प्रश्न सुनिए आप। अपने शिलालेखों में अशोक किस नाम से जाने जाते हैं? अधिकांश लोगों को इसका आंसर पता होगा फिलहाल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इनमें से कौन गुप्त काल में औषधि के क्षेत्र में अपने कार्य के लिए जाने जाते हैं? ऑप्शन आप पेपर, मैंने पिछले वीडियो में आपको बताया था कि सबसे पहले आप प्रीवियस ईयर के पेपर ले लीजिए। आप देखिएगा, ये 65वीं बीपीएससी के प्रश्न है, मतलब कि पिछली बीपीएससी की जो परीक्षा हुई थी उसकी पहले यानी 64वीं बीपीएससी के दो प्रश्न सुनिए आप। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली बौद्ध संगीति कहाँ हुई थी? इसी 64वीं बीपीएससी का एक और प्रश्न है, नहीं 64वीं नहीं, इसके पहले वाली 63वीं का एक प्रश्न है कि अशोक के धम्म का मूल संदेश क्या था? नेक्स्ट इसी 63वीं का एक प्रश्न है कि कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? कौटिल्य की पुस्तक अर्थशास्त्र किस विषय पर आधारित है? इसी 63वीं का एक और प्रश्न सुनिए। मेगास्थनीज दूत था? ऑप्शन सेल्यूकस और भी बहुत सारे ऐसे ऑप्शन हैं। इसी 63वीं का एक प्रश्न और है, त्रिपिटक किसकी धार्मिक पुस्तक है? बताइए, प्रश्नों को सुन के आपको क्या लगा? ये प्रश्न आपको सुनने से ऐसा लगता होगा कि ये तो रटने वाले प्रश्न हैं, कि इनके उत्तर हमें रट के याद करने पड़ेंगे। लेकिन मेरी राय में सिविल सर्विसेज, किसी भी सिविल सर्विसेज की हो, चाहे बीपीएससी हो या किसी भी सिविल सर्विसेज की परीक्षा के लिए फैक्ट्स, बहुत ज़्यादा फैक्ट्स को रट के काम चलाना सही रणनीति नहीं है। आप पीटी में तो फैक्ट्स रट लीजिएगा, फिर भी ये फैक्ट्स, कितना फैक्ट्स रटिएगा? 150 सवाल हैं, बहुत इतना बड़ा डोमेन है, कितनी बार रटिएगा? मेरी राय में किसी भी सिविल सेवा के अभ्यर्थी को फैक्ट्स को रटने की बजाय कॉन्सेप्ट्स को समझ के उनका दिमाग में लिंक बाय लिंक पूरी की पूरी चेन बना लेना ज़्यादा सही रणनीति होती है। मतलब कि आपको सिर्फ कुछ फैक्ट्स को रटने नहीं है, आपको पूरी की पूरी कहानी पता होनी चाहिए। आप एक कहानी की तरह पढ़िए कि ये हुआ, उसके बाद ये हुआ, उसके बाद ये हुआ। जो भी विषय हैं वो ऐसे ही चलते हैं। आप लिंक बाय लिंक, स्टेप बाय स्टेप, आपको पूरा का पूरा खाका आपके दिमाग में बैठा होना चाहिए। अगर आपने एक बार ऐसी पढ़ाई कर ली तो यकीन मानिए कि वो 10 बार रटने से ज़्यादा कारगर होती है और ज़्यादा देर तक दिमाग में टिकती है। और आपको सिविल सेवाओं के लिए तो इसी रणनीति से पढ़ना ही पड़ेगा। शायद आप अगर आपको ये समझ नहीं पा रहे हैं कि मैं कहना क्या चाहता हूँ, तो आइए हम एक विषय पर संवाद करते हैं। हम विषय उठाते हैं बिहार का प्राचीन इतिहास। हम लोग इस बिहार के प्राचीन इतिहास विषय पर संवाद करते हैं और आप देखिएगा कि मैंने जो बात आपको कही, अर्थात कि पूरे के पूरे कंसेप्ट को स्टेप बाय स्टेप एक स्टोरी की तरह अपने दिमाग में बैठा लेना, ऐसे इसको कैसे कर सकते हैं? तो विषय में प्रवेश करते हैं। विषय है बिहार का प्राचीन इतिहास। लेकिन विषय में प्रवेश करने के पहले एक बात और, इस वीडियो को यहीं पर पॉज करिए और जाके कॉपी और पेन उठाइए, ताकि इस वीडियो में जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण पॉइंट मिले तो आप उससे नोट कर सकें। नोट्स बनाना परीक्षा की तैयारी में बहुत ही अहम बिंदु है, क्योंकि ये नोट्स ही आपके हैंड रिटन नोट्स ही हैं जिनको आप रिवाइज करते हैं। एग्जाम के जब परीक्षा के ठीक पहले, परीक्षा के एक हफ्ता पहले से आप अपने नोट्स रिवाइज करना ही शुरू करते हैं। ये अपने हैंड रिटन नोट्स का रिवीजन के पॉइंट ऑफ व्यू से किसी भी चीज़ को पढ़ते हैं तो उसका नोट्स बनाना अति आवश्यक होता है और ये एक अच्छी रणनीति होती है। तो आप भी कॉपी पेन उठाइए। इस वीडियो को देखने के दौरान जब भी आपको कोई महत्वपूर्ण बिंदु मिले, वीडियो को पॉज करिए, उसको नोट करिए, फिर रिप्ले करिए और आगे देखिए।
अगर यहाँ तक की बातें क्लियर हुई तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। विषय है हमारा बिहार का प्राचीन इतिहास। प्रश्न हमने पहले ही देख लिए हैं। ये बीपीएससी किस प्रकार के प्रश्न पूछती है इस विषय से। हमने भले ही आधार बनाया है बीपीएससी के प्रश्नों को, लेकिन आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा की तैयारी करते हैं, आप यकीन मानिए कि हम जो संवाद करेंगे आने वाले कुछ मिनट, इस संवाद से आप किसी भी प्रतियोगिता परीक्षा में अगर इतिहास के इस कालखंड से प्रश्न पूछे जाएंगे तो आपसे बन जाएंगे। आप वीडियो को ध्यान से देखिए और जहाँ ज़रूरत पड़े, जहाँ आपको कोई इंपॉर्टेंट पॉइंट लगे, उसके नोट्स बना लीजिए। आइए, बिहार का प्राचीन इतिहास विषय में अगर हम देखें तो बिहार देश के कुछ उन राज्यों व उन क्षेत्रों में से है जो प्राचीन काल से ही, जहाँ पे सुदृढ़, विकसित और एक उन्नत सामाजिक, राजनीतिक, प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। हमारी पुराने जो ग्रंथ हैं जैसे रामायण और महाभारत में भी बिहार के कुछ क्षेत्रों का जिक्र मिलता है। जैसे रामायण में महर्षि विश्वामित्र का आश्रम के लिए व्याघ्रसर, वर्तमान बक्सर का जो क्षेत्र है, और महाभारत काल में जरासंध और मगध जैसे चीज़ों का जिक्र मिलता है। लेकिन बिहार के इतिहास में कॉन्टिन्यूअस, सतत इतिहास जो है, मतलब कि लगातार जहाँ इतिहास की कड़ियाँ बंधी हुई हैं, वो हमें 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व से लगातार हम एक सतत इतिहास के ऐतिहासिक प्रमाण हमारे पास उपलब्ध हैं, जिससे कि हम इतिहास की एक सतत धारा देख सकते हैं। सबसे पहले हम 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व के भारत का जो राजनीतिक परिदृश्य था उसे समझते हैं। उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। महाजनपद, आप जैसे वर्तमान काल में जनपद शब्द का प्रयोग जिला के यानी डिस्ट्रिक्ट के हिंदी शब्द के रूप में प्रयोग होता है, लेकिन आप इससे कंफ्यूज मत होइए। महाजनपद का तात्पर्य उस काल में एक राज्य, मतलब एक राजा का राज्य या कोई एक गणतांत्रिक राज्य से है, एक राज्य विशेष को महाजनपद बोलते थे। उस समय भारत में 16 महाजनपद थे। कौन कौन थे 16? आप इनके नाम लिख सकते हैं: मगध, अंग, वज्जी, मल्ल, कोसल, पांचाल, कुरु, गांधार, कंबोज, काशी, वत्स, चेदी, अवंती, अस्मक, मत्स्य और सूरसेन। उस काल में बिहार की राजनीतिक प्रगति का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि इन 16 में से 3 महाजनपद बिहार में थे। ये 3 कौन कौन थे? पहला मगध, जिसमें वर्तमान आपको वर्तमान पटना का इलाका शामिल है। दूसरा अंग, जिसमें वर्तमान मुंगेर और भागलपुर का क्षेत्र शामिल है। और तीसरा वज्जी, जो कि वर्तमान वैशाली और मुजफ्फरपुर का क्षेत्र जिसमें शामिल है। खास बात यह है कि ये जो 16 महाजनपद थे उसमें कुछ तो राजतंत्र थे, मतलब वो एक शासक के राज्य थे, एक राजा के राज्य थे। जैसे मगध, कोसल, अंग। लेकिन कुछ जो महाजनपद थे वो गणतांत्रिक पद्धति के शासन प्रणाली के अंदर थे। जैसे मल्ल, वज्जी, ये जो हैं मल्ल और वज्जी, ये इनकी जो शासन प्रणाली थी वो गणतांत्रिक थी, मतलब कि वहाँ का शासन निवासियों के समूह द्वारा सामूहिक निर्णयों के माध्यम से चलाया जाता था। यही कारण है कि विश्व के सबसे प्राचीनतम लोकतंत्र की जन्मभूमि बिहार को ही माना जाता है, क्योंकि वैशाली, जो कि विश्व के प्राचीनतम लोकतंत्रों में से एक है, वो बिहार में ही है। आगे आइए। ये अभी तक हमने देखा कि इनमें से ये 16 में से 3 महाजनपद जो थे, मगध, अंग और वज्जी, ये तीनों जो थे वो बिहार में थे। समय के साथ साथ जो मगध महाजनपद है, जो कि शासकों के द्वारा शासित होता था, उसकी शक्ति बढ़ती गई। उसने अपनी शक्ति का विस्तार किया और धीरे धीरे मगध जो है वो एक सुदृढ़ राज्य के रूप में सामने आया। मगध के
पे शासन करने वाले जो राजवंश हैं, इनका प्रामाणिक उल्लेख 544 ईसा पूर्व से मिलना शुरू होता है। ये 544 ईसा पूर्व वो साल था, वो समय था जब बिंबिसार का मगध की गद्दी पर, मगध के शासन पे राज्यारोहण हुआ और उनके साथ ही हर्यक वंश की नींव पड़ी। मतलब कि बिहार के प्राचीनतम राजवंशों में जो प्रामाणिक हमें प्रमाण मिलते हैं, हर्यक वंश से लगातार प्रमाण मिलने हमें शुरू होते हैं। और हर्यक वंश के संस्थापक कौन थे? बिंबिसार थे। अब देखिए, बिंबिसार ने उस समय मगध की राजधानी जो थी वो राजगृह थी। राजगृह, वर्तमान राजगीर जो है, उसे तत्कालीन समय में राजगृह बोलते थे। उस समय मगध की राजधानी राजगृह थी। ये बिंबिसार गौतम बुद्ध के समकालीन थे और प्रसिद्ध चिकित्सक जीवक इनके दरबारी थे। अभी हमने जब प्रश्नों की बात कर रहे थे हम लोग, तो याद करिए, एक प्रश्न आया था कि इनमें से कौन से चिकित्सक, मतलब गुप्त काल के चिकित्सक के बारे में प्रश्न पूछा था। अभी यहाँ पे नोट करिए कि जीवक भी एक प्रसिद्ध चिकित्सक थे जो कि बिंबिसार के समकालीन थे और बिंबिसार के दरबारी थे। पिछली बार गुप्त काल पे प्रश्न पूछा है, हो सके अगली बार हर्यक वंश पे पूछ दे, या बिंबिसार पे पूछ दे, या जीवक पर पूछ दे। ये बिंदु प्रश्न, मतलब प्रश्न के लिए महत्वपूर्ण है। आगे देखिए, बिंबिसार अभी तक जो महाजनपद थे, इनमें वैसी एक अस्थाई और सुदृढ़ सेना का वैसा कोई महत्वपूर्ण प्रमाण नहीं मिलता, जिस कारण माना जाता है और कई इतिहासकार यह मानते हैं कि बिंबिसार संभवतः भारतीय इतिहास के पहले ऐसे शासक थे जिनके पास अपनी एक अस्थाई और नियमित सेना थी। अस्थाई और नियमित सेना मतलब कि वैसे लोग जो सिर्फ और सिर्फ सेना के लिए थे, वो और कोई काम नहीं करते थे, वो अस्थाई थे, नियमित सेना थी। अब देखिए, बिंबिसार के बाद उनका पुत्र अजातशत्रु शासक बने। अजातशत्रु ने पहले अजातशत्रु की जो नीति थी वो आक्रामक नीति थी। अजातशत्रु आक्रामक नीति का मतलब कि अपने पड़ोसी महाजनपद या पड़ोसी राज्यों को जीतने की नीति। ये अजातशत्रु ने आक्रामक नीति अपनाई और पहले काशी और फिर वज्जी की राजधानी वैशाली को मगध साम्राज्य में मिला लिया। मतलब कि मगध साम्राज्य का अब विस्तार होना शुरू हुआ। उल्लेखनीय है कि वज्जी के साथ युद्ध के दौरान ही, वज्जी संघ के साथ युद्ध के दौरान ही अजातशत्रु ने 2 नए हथियारों का प्रयोग किया। नंबर 1 रथ मूसल और दूसरा महाशिलाकंटक। रथ मूसल एक ऐसा हथियार था जिसमें जो रथ में एक बहुत बड़ी मूसल जैसी संरचना जुड़ी होती थी जो शत्रुओं को कुचलने के काम आती थी। और महाशिलाकंटक एक ऐसा हथियार था जिससे बड़ी बड़ी शिलाएं, मतलब बहुत बड़े बड़े पत्थर शत्रु सेना पर फेंके जा सकते थे और उनका नुकसान किया जाता था। कहा जाता है कि अजातशत्रु ने रथ मूसल और महाशिलाकंटक, इन दोनों हथियारों के कुशल प्रयोग के कारण ही वज्जी संघ पर विजय पाने में वह सक्षम हुआ था। अभी तक हमने पढ़ा कि पहले बिंबिसार ने हर्यक वंश की नींव डाली, फिर अजातशत्रु बिंबिसार के बाद शासक बने और अजातशत्रु ने ही काशी और वज्जी की राजधानी वैशाली को जीतकर मगध साम्राज्य में मिला लिया। यहाँ देखिए, बिंबिसार ने अंग महाजनपद को बिंबिसार ने ही जीतकर मगध में मिला लिया था। तो अंग, बिहार में जो 3 महाजनपद थे उनमें अंग पहले ही मगध का हिस्सा बन चुका था बिंबिसार के टाइम में ही, और वैशाली अजातशत्रु के समय में इसका मगध साम्राज्य का अंग बढ़ गया। धीरे धीरे आप देखिएगा कि समय के साथ साथ मगध साम्राज्य के शासकों ने नए नए क्षेत्रों, नए नए राज्यों, नए नए महाजनपदों को जीतकर अपने में मिलाते रहे और मगध का साम्राज्य का क्षेत्र बढ़ता रहा। यही कारण है कि अशोक तक आते आते पूरे भारत पर, लगभग पूरे भारत पर, दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर मगध का साम्राज्य था। और उल्लेखनीय है कि उस समय का भारत आज के भारत के तुलना में बहुत बड़ा था और अफगानिस्तान से लेके म्यांमार तक फैला हुआ था। आगे आइए, अजातशत्रु के बाद उनका पुत्र उदयन राजा बना। उदयन के काल में ही, अभी बिंबिसार के समय मगध की राजधानी राजगृह थी, तो उदयन के काल में ही मगध की राजधानी राजगृह से परिवर्तित कर पाटलिपुत्र लाई गई।
उदयन के बाद अगले 28 वर्ष तक हर्यक वंश में कई शासकों ने शासन किया। उदयन के काल की महत्वपूर्ण घटना राजधानी का परिवर्तन। आगे देखिए, उदयन के बाद अगले 28 वर्षों तक हर्यक वंश में बहुत सारे शासकों ने शासन किया, लेकिन ऐसी कोई उल्लेखनीय गतिविधि देखने को नहीं मिलती। तो हर्यक वंश के अंतिम शासक नागदासक के बाद, नागदासक की कहा जाता है कि नागदासक की अयोग्यता के कारण लोगों ने ही उसे हटाकर उसके एक मंत्री शिशुनाग को राजा बना दिया था। यह घटना है 412 ईस्वी पूर्व में, मतलब कि 412 ईस्वी पूर्व में शिशुनाग ने शिशुनाग वंश की स्थापना की। शिशुनाग के शासन काल में ही मगध ने अवंती को भी जीत लिया और मगध का साम्राज्य विस्तार किया। इस प्रकार अवंती महाजनपद भी मगध साम्राज्य का ही अंग बन गया। शिशुनाग के बाद कालाशोक शासक बने। कालाशोक का ही दूसरा नाम काकवर्ण भी है। शिशुनाग वंश में शिशुनाग के बाद कालाशोक शासक बने और इनका शासनकाल की महत्वपूर्ण घटना क्या है कि इन्हीं के काल में, कालाशोक के काल में ही द्वितीय बौद्ध संगति का आयोजन हुआ था। आपको पता होगा कि बौद्ध संगतियाँ बौद्ध धर्म के अनुयायियों की गोष्ठियाँ होती थी और ये बौद्ध धर्म के इतिहास में महत्वपूर्ण घटनाएं हैं। अभी हम लोग मगध साम्राज्य के साथ साथ आगे बढ़ते हैं। जब हम बौद्ध धर्म और जैन धर्म से संबंधित घटनाक्रम पढ़ेंगे, जब भगवान बुद्ध और भगवान महावीर के बारे में जब पढ़ेंगे, तो उस समय हम इन संगीतियों की विस्तृत अध्ययन करेंगे। फिलहाल हम लोग आगे बढ़ते हैं। यहाँ पॉइंट बस ये है कि कालाशोक के काल की महत्वपूर्ण घटना क्या है कि इनके काल में द्वितीय बौद्ध संगीति आयोजित की गई थी और इन्होंने ही अपने राज्य में, अर्थात मगध साम्राज्य में ही इसका आयोजन किया गया था। आगे देखिए, शिशुनाग वंश के बाद महापद्मनंद ने नंद वंश की नींव डाली। महापद्मनंद ने एक विशाल सेना का निर्माण किया और कई छोटे बड़े राज्यों को जीतते हुए मगध की सीमा का पर्याप्त विस्तार किया। अभी तक हमने देखा कि महापद्मनंद ने एक विशाल सेना का निर्माण किया और कई छोटे बड़े राजाओं को जीता, कई मगध की सीमा का पर्याप्त विस्तार किया। इसीलिए इसको महापद्मनंद को सर्वक्षत्रांतक की उपाधि मिली, मतलब कि बहुत सारे क्षत्रियों का अंत करने वाला। इनका एक और ये है उग्र सेना भी, महापद्मनंद का एक और नाम उग्र सेना भी है। इसी नंद वंश का आखिरी शासक थे घनानंद, घनानंद के समय में ही भारत पर सिकंदर का आक्रमण हुआ था। लेकिन सिकंदर के मगध साम्राज्य पर तक ना पहुंचने या सिकंदर के मगध साम्राज्य पर आक्रमण ना करने के कई कारण थे, जिसमें एक कारण यह भी माना जाता है कि घनानंद की या मगध साम्राज्य की विशाल सेना के बारे में से प्राप्त सूचनाओं के कारण भी सिकंदर ने मगध पर आक्रमण न करने का फैसला लिया। अन्य भी बहुत सारे कारण थे। इतिहास में कोई भी घटना सिर्फ एक कारण के चलते नहीं होती। इतिहास में हर घटना के पीछे बहुत सारे कारण होते हैं। इसके पीछे यह भी एक कारण था कि मगध की विशाल सेना के बारे में भी सिकंदर ने सुन रखा था। इसी घनानंद को चंद्रगुप्त मौर्य ने अपने गुरु आचार्य चाणक्य की मदद से, आचार्य चाणक्य की रणनीति और बुद्धि की मदद से इस घनानंद को पदच्युत किया और अपने मगध साम्राज्य पर मौर्य वंश की नींव डाली। चंद्रगुप्त मौर्य मगध की गद्दी पर 322 ईस्वी पूर्व में आसीन हुए और उनके साथ ही मौर्य वंश की शुरुआत हुई। कहा जाता है कि आचार्य चाणक्य सिकंदर के आक्रमण के समय समस्त उत्तर भारतीय राजाओं का समूह बनाकर सिकंदर का सामना करना चाहते थे, जिसमें घनानंद ने उनका सहयोग नहीं किया था और इसी कारण आचार्य चाणक्य घनानंद से कुपित थे और उन्होंने चंद्रगुप्त का मार्गदर्शन किया मगध साम्राज्य की गद्दी तक पहुंचने में। चंद्रगुप्त मौर्य ने गद्दी पर बैठने के बाद
जैसा कि चाणक्य की दूरदृष्टि थी, चाणक्य का पूरे उत्तर भारत को एकीकृत करने का जो चाणक्य की दृष्टि थी उसको एकाकार किया। और ये पहली बार हुआ चंद्रगुप्त मौर्य के समय में ही कि समस्त उत्तर भारत एक ही साम्राज्य के अंतर्गत शासित था। चंद्रगुप्त मौर्य ने इसके बाद 305 ईस्वी पूर्व में सेल्यूकस को पराजित किया। सेल्यूकस सिकंदर की सेना का एक सेनापति जैसा था, जो सिकंदर के जाने के बाद इधर बलूचिस्तान, कांधार और काबुल मतलब हिंदू कुश के आसपास के क्षेत्रों पर सेल्यूकस का शासन था। सिकंदर ने सेल्यूकस को पराजित किया और जिसके फलस्वरूप कांधार, बलूचिस्तान और काबुल के साथ साथ हिंदू कुश तक का सारा क्षेत्र मगध साम्राज्य का अंग बन गया था। इसी सेल्यूकस का राजदूत था मेगास्थनीज, जो कि चंद्रगुप्त मौर्य के दरबार में आया था। इसने विशेष मगध साम्राज्य मतलब विशेषकर भारत चंद्रगुप्त मौर्य के समय में संपूर्ण उत्तर भारत ही मगध साम्राज्य का अंग था। तो इसी साम्राज्य के बारे में ही इंडिका नाम की किताब लिखी। अभी आपको जब हम प्रश्नों की सूची आपको 3, 4, 5, 6 प्रश्न बताए थे, उसी में एक प्रश्न आया था मेगास्थनीज। इनमें से मेगास्थनीज थे कौन थे? सेल्यूकस के राजदूत थे जिन्होंने इंडिका नामक किताब लिखी। और इस इंडिका में उस काल के शासन प्रशासन, सामाजिक व्यवस्था इत्यादि के बारे में कई महत्वपूर्ण जानकारियां मिलती हैं। चंद्रगुप्त मौर्य जीवन के अंत में जैन हो गए थे और जैन संत भद्रबाहु के साथ चंद्रगिरी पर्वत श्रवणबेलगोला कर्नाटक चले गए थे, जहां उन्होंने काया क्लेश के माध्यम से अपना देह त्याग किया था। काया क्लेश का तात्पर्य है अन्न त्याग करके भूखे रहकर मृत्यु का वरण करना। ये चंद्रगुप्त मौर्य जो जीवन के अंतिम समय में जैन हो गए थे, उन्होंने इस पद्धति से अपना देह त्याग किया था। चंद्रगुप्त मौर्य के काल में व्यापार वाणिज्य उन्नत था, कृषि को नियमित करने का प्रयास हुआ था, माप तोल की इकाइयों का मानकीकरण किया गया था, मुद्रा का प्रचलन हुआ था। इसके अलावा ये पहली बार माना गया कि राज्य का दायित्व तो सिर्फ कर लेना ही नहीं होता, बल्कि कर लेना है अर्थात कराधान के साथ साथ साफ सफाई, व्यवस्थित प्रशासन तंत्र और अकाल इत्यादि आपदाओं के समय के दौरान प्रजा की मदद करना भी राज्य का दायित्व है। यह बाकायदा इस बात को स्वीकार किया गया कि ये राज्य को सिर्फ कर लेना ही नहीं होता है, उस कर लेने के साथ साथ ये दायित्व भी होते हैं जो राज्य को निभाना होता है। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार राजा बने। चंद्रगुप्त मौर्य के बाद उनके पुत्र बिंदुसार राजा बने। कहा जाता है कि इन्होंने दक्कन या मैसूर तक अपनी सेनाएं भेजी थी और धार्मिक स्तर पर इन्होंने आजीवक संप्रदाय को संरक्षण प्रदान किया। यह प्रायः प्रश्न पूछ दिया जाता है कि इनमें से किस शासक के समय आजीवक संप्रदाय को संरक्षण मिला था। तो बिंदुसार, याद करिएगा, पहले वाले जो थे वो बिंबिसार थे, ये चंद्रगुप्त मौर्य के जो पुत्र हैं ये बिंदुसार थे। इन्होंने आजीवक संप्रदाय को राजकीय संरक्षण प्रदान किया और मूलतः बौद्ध साहित्य में उपलब्ध साक्ष्यों से पता चलता है कि बिंदुसार की मृत्यु के बाद उनके पुत्रों के बीच उत्तराधिकार को लेकर संघर्ष हुआ था, जिसमें विजयी होकर अशोक राजा बना। अशोक भारतीय इतिहास के सबसे महानतम राजाओं में से एक माने जाते हैं। अशोक कहा जाता है कि इनके समय मगध साम्राज्य अपने विस्तार के सर्वोच्च स्तर तक पहुंचा। भारत में अगर पूरे इतिहास को देखा जाए तो सबसे जो किसी भी भारतीय साम्राज्य का जो सबसे लंबा चौड़ा विस्तार है वो माना जाता है कि अशोक के समय ही संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर, सुदूर दक्षिण के कुछ क्षेत्रों को छोड़कर संपूर्ण भारतीय उपमहाद्वीप मगध साम्राज्य के अंतर्गत एकीकृत हुआ था। अपने शासक बनने के 9वें साल में अर्थात 261 ईस्वी पूर्व में अशोक ने कलिंग के विरुद्ध युद्ध किया था। कहा जाता है कि इस युद्ध में हुए भीषण रक्तपात के कारण अशोक का हृदय परिवर्तन हो गया और अशोक ने
युद्ध के माध्यम से विजय की नीति छोड़ दी और धम्म घोष की नीति अपना ली। धम्म घोष वास्तव में अशोक की धम्म के प्रचार की नीति थी और अशोक ने पहले जो युद्ध के लिए सेनाएं भेजते थे अब धम्म के प्रचार के लिए दूत भेजने शुरू किए। और उन्होंने धम्म के प्रचार के लिए दक्षिण के चोल और पांड्य राज्यों में तथा श्रीलंका सुवर्ण भूमि, तत्कालीन जो वर्तमान बर्मा है उसे सुवर्ण भूमि बोलते थे, सुवर्ण भूमि तथा दक्षिण पूर्व एशिया के कई देशों में अपने दूत भेजे। उल्लेखनीय है कि ये धम्म, अशोक का जो धम्म था वो वास्तव में एक ये सिद्धांत थे। धम्म जो थे वो कुछ सिद्धांत थे जिनके आधार पे अशोक एक लोक व्यवस्था, एक सामाजिक व्यवस्था बनाना चाहते थे। इन धम्म के सिद्धांतों में प्रमुख थे कि धम्म के अंतर्गत यह बातें कही गई थी कि लोगों को अपने माता पिता की आज्ञा का पालन करना चाहिए, ब्राह्मणों और बौद्ध भिक्षुओं का सम्मान करना चाहिए, अपने नौकरों पर दया करनी चाहिए। ऐसी बातें धम्म के अंतर्गत कही गई थी। और ये भी कहा गया था कि अगर लोग ऐसा करते हैं तो उन्हें स्वर्ग की प्राप्ति होगी। कई इतिहासकारों का कहना है, कई जो हिस्टोरियंस हैं उनका ये मानना है कि ऐसा जिक्र कहीं नहीं है कि ये कहा गया हो कि धम्म के पालन से लोगों की निर्वाण की प्राप्ति होगी, जबकि बौद्ध धर्म निर्वाण की बात करता है और यहाँ पे ये स्वर्ग की बात करते हैं। इसलिए इस बिंदु पर आके माना जाता है कि जो अशोक का धम्म था वो बौद्ध धर्म से अलग था। अशोक के समय मौर्य साम्राज्य अपने या मगध साम्राज्य अपने उत्कर्ष के चरम स्तर पर पहुंचा, लेकिन उसके बाद धीरे धीरे मगध साम्राज्य की अवनति होने लगी। और इसका मुख्य कारण तो ये रहा कि अशोक की मृत्यु के तुरंत बाद ही मगध साम्राज्य दो हिस्सों में विभाजित हो गया था, जिसके पश्चिमी भाग का शासक अशोक का पुत्र कुणाल बना और पूर्वी भाग का शासक दशरथ बना। धीरे धीरे मगध साम्राज्य में विखंडन होने शुरू हुए और कुछ तो बाद के अयोग्य शासक और कुछ अशोक के द्वारा अपनाई गई शांति की नीति के कारण धीरे धीरे मगध साम्राज्य और मौर्य शासक कमजोर होते रहे और अंत में 185 ईस्वी पूर्व में अंतिम मौर्य शासक बृहद्रथ की हत्या करके उसी के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। अभी तक हम लोगों ने पढ़ लिया कि मौर्य वंश के अंतिम शासक बृहद्रथ के बाद उन्हीं के सेनापति पुष्यमित्र शुंग ने शुंग वंश की नींव डाली। खास बात यह है कि मौर्य शासक जो अशोक के बाद ही बौद्ध हो गए थे, उनके वहीं पुष्यमित्र शुंग ब्राह्मण थे और हिंदू धर्म के अनुयायी थे। पुष्यमित्र शुंग ने अपने शासनकाल में 2 अश्वमेध यज्ञ किए थे। जो महाभाष्य के रचयिता महर्षि पतंजलि पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे और इन्हीं ने ही दोनों अश्वमेध यज्ञ कराए थे। यहाँ पे पॉइंट नोट करिए, बीपीएससी के या किसी भी प्रतियोगी परीक्षा में पुस्तक और उनके रचनाकार ये बहुत कॉमन से प्रश्न होते हैं। तो महाभाष्य की रचना किसने की थी? महर्षि पतंजलि। महर्षि पतंजलि ये पुष्यमित्र शुंग के ही समकालीन थे और दोनों अश्वमेध यज्ञ उन्हीं ने कराए थे। पुष्यमित्र के बाद उनका पुत्र अग्निमित्र राजा बना। ये कालिदास की एक प्रसिद्ध पुस्तक है मालविका अग्निमित्रम। कालिदास की इस पुस्तक मालविका अग्निमित्रम के नायक जो अग्निमित्र हैं वो यही अग्निमित्र हैं। आप फिर से नोट करिए, मालविका अग्निमित्रम नामक जो रचना है इसके लेखक कालिदास थे। अग्निमित्र के बाद इनके वंश में वसुमित्र, वज्रमित्र, भागभद्र, देवभूति आदि राजा बने, लेकिन इनके शासनकाल में वैसी कोई उल्लेखनीय घटना नहीं है। शुंग वंश के दौरान ब्राह्मण धर्म का, हिंदू धर्म का प्रभाव बढ़ा और भागवत धर्म प्रमुख धर्म बन गया। बेसिकली कहा जाए तो इस दौरान जो शुंग वंश के दौरान इसका भागवत धर्म जो है, पहले जो शासक बौद्ध थे और बौद्ध धर्म को का ये राजकीय संरक्षण था, उसकी जगह पे अब भागवत धर्म ये प्रमुख धर्म बन गया। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि बौद्ध धर्म की अवनति हो गई। क्योंकि
इसी शुंग वंश के काल में ही भरहुत का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप और भरहुत का, जो कि भरहुत मध्य प्रदेश, भरहुत मध्य प्रदेश में है, जहाँ का प्रसिद्ध बौद्ध स्तूप ये शुंग वंश के शासनकाल में ही बनाई गई थी। इस काल के अन्य प्रमुख बौद्ध निर्माणों में अमरावती का स्तूप और नासिक का चैत्य शामिल है। उल्लेखनीय बात यह है कि जहां मौर्य काल तक साम्राज्य की राजधानी पाटलिपुत्र थी, वहीं शुंग वंश की राजधानी विदिशा मध्य प्रदेश में थी। लेकिन शुंग वंश के बाद शुंग वंश के अंतिम शासक देवभूति की हत्या 73 ईस्वी पूर्व में देवभूति की हत्या करके उसी के मंत्री वासुदेव ने सिंहासन पर अधिकार किया और कण्व वंश की नींव डाली। 73 ईस्वी पूर्व से 28 ईस्वी पूर्व तक मगध पर कण्व वंश का शासन रहा, और ये इन लोगों ने फिर से राजधानी को पाटलिपुत्र लेके आए। मतलब कि इस पूरे कालखंड के दौरान पाटलिपुत्र और राजगीर राजधानी रहे। शुंग वंश के थोड़े से कालखंड में मगध साम्राज्य का जो राजधानी है वो विदिशा में रही, विदिशा मध्य प्रदेश में। लेकिन उसके बाद कण्व वंश ने फिर से पाटलिपुत्र को अपनी राजधानी बनाई। कण्व वंश के बाद वैसा कोई महत्वपूर्ण राजवंश या महत्वपूर्ण शासक आने वाले कुछ समय तक नहीं रहा, और साम्राज्य में वैसी कोई उल्लेखनीय घटना नहीं हुई। ये साम्राज्य विखंडित हो गया, साम्राज्य की अवनति हुई। फिर से मगध साम्राज्य अपने उत्कर्ष पर पहुंचा गुप्त वंश के समय में। संभवतः इस अगले वीडियो में हम लोग शायद गुप्त वंश पर बात करें, और बीच में हमने भगवान बुद्ध और भगवान महावीर को छोड़ रखा है। हम लोग इन दोनों पर टॉपिक्स पर भी डिटेल में शायद अगले किसी वीडियो में बात करें। आगे से मेरी कोशिश होगी कि संभवतः मैं कुछ, और आप क्या करिए कि इस वीडियो में आपने जो नोट्स बनाए तो बनाए ही हैं, इस टॉपिक से रिलेटेड अगर आपके पास कोई स्टडी मटेरियल है या कोई किताब है तो उसे एक बार रिवाइज कर लीजिए। इस टॉपिक से पूछे गए जितने प्रश्न हैं प्रीवियस ईयर्स में, आप उनका अभ्यास कर लीजिए। और सिर्फ बीपीएससी ही नहीं, आप जिस भी परीक्षा की तैयारी करते हैं उस परीक्षा में अगर आज की पढ़ी गई चीज़ों से कोई प्रश्न आए हैं तो उनका अभ्यास कर लीजिए, ताकि इस कालखंड पे इस टॉपिक पर आपका कमांड हो जाए। और आने वाले वीडियोज में हम और कुछ टॉपिक्स को कवर करेंगे। मेरी कोशिश होगी कि आगे से हम कुछ स्टडी मटेरियल भी प्रोवाइड करा पाएँ। आप आने वाले वीडियोज को भी देखने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और जल्दी ही फिर मिलते हैं। तब तक के लिए शुभकामनाएं।